नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। आप मेरे साथ में यहां पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के देख रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, और इनको आप जो है देखते रहिए पूरा आखिरी तक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी जो आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो और आ सकती है उससे रिलेटेड। और ये सारे एग्ज़ाम ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक, तो इस चीज़ को नोट भी कर लीजिएगा अपने पास में, आपको जो चीज़ें नहीं आती हों। तो चलिए आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन आज का क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धोलावीरा। अब इनमें से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हड़प्पा जो है, ये जान लीजिए कि हड़प्पा की खोज कब हुई। हड़प्पा संस्कृति की खोज जो हुई वो आज से लगभग 150 साल पहले। ठीक, कहाँ पे हुई? सबसे पहले पंजाब में, जो कि इस टाइम पे आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक, अब इसके बाद में कैसे जब हो रही थी खोज, तो उस टाइम पे क्या हुआ, रेल की लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक, तो इसमें वहाँ पे ईंटें मिलने लगी तो लोगों ने सोचा, वहाँ पे जो बिछा रहे थे अंग्रेज़, तो उन्होंने सोचा कि ये तो पक्की ईंटें मिल रही हैं, तो उन्होंने वो निकाल के बहुत सारी उसकी ईंटें निकाल डाली। ठीक, फिर बहुत सारी ईंटें निकालने के बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, ये तो एक हम पूरी सभ्यता को उजाड़े दे रहे हैं। ठीक, तो जब वो फिर उसको जो है देखा गया और उसकी खुदाई की गई, तब पता चला हमें कि यह लगभग सभ्यता जो है हड़प्पा हमारी 4700 साल पुरानी है लगभग। ठीक, ये चीज़ें आपको बहुत जगह अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लगभग याद रखिए 4700 साल पहले। ठीक, इन लंगरों की क्या विशेषता थी? यहाँ पे विशेषता ये थी कि ये सभी नगर जो हैं, शहर, ठीक, ये जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित होते थे, 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। ठीक, अब वो 2 हिस्से होते कौन से थे? 2 हिस्से होते जो थे हमारे, वो होते थे, एक हिस्सा पश्चिमी भाग कहलाता था और दूसरा हिस्सा जो है हमारा वो पूर्वी भाग कहलाता था ज़्यादातर में। ठीक, एक जो पश्चिमी हिस्सा होता था उसको वो होता था छोटा और नगर दुर्ग कहलाता था। ठीक, नगर दुर्ग, और ये ऊंचाई पे होता था। और दूसरा हिस्सा जो है वो जो होता था, वो पूर्वी भाग, वो निचला इलाका कहलाता था, या फिर निचला नगर भी कहलाता था, इलाका या निचला नगर भी कहलाता था। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में ये जो मेन इसमें क्या होता था, हमेशा पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है इस सभ्यता में, पक्की ईंटों का, इनका भी इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक, ईंटों की चिनाई की जाती थी, ईंटों की चिनाई से की दीवारें खड़ी की जाती थी। ठीक, ये समझ लीजिए आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत और भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब प्रांतों में इसके जो है ये सभ्यता के अवशेष जो है मिलते हैं। चाहे तो इसको लिख लीजिए, आधुनिक पाकिस्तान, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं बहुत से एग्ज़ाम में, पंजाब और सिंध। ठीक, और उसके बाद में भारत का गुजरात और राजस्थान और हरियाणा, ये सब चीज़ें नोट ज़रूर करते रहिएगा। आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे आज मिले चाहे मेंस में मिले, ये मिलेंगे ज़रूर क्वेश्चन आपको, प्रांतों में इसकी सभ्यता मिलती है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि कौन सा जो है भाग जो है वो 3 भागों में विभाजित था। ठीक, अब सारे ज़्यादातर जो है वो पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में, इस तरह से 2 भागों में विभाजित थे, जिनमें से हमें एक धोलावीरा जो मिलता है वो हमारा 3 भागों में विभाजित था। अब धोलावीरा है कहाँ? धोलावीरा है गुजरात के कच्छ में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, साफ पानी, ज़मीन उपजाऊ थी यहाँ पे। नगर जो है वो ये 3 भागों में विभाजित था, ये पूछा गया है आपसे। ठीक, यहाँ पे क्या होता था, हर हिस्सा जो है वो
चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार, प्रवेश द्वार, खुला मैदान और हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में यहाँ पर खुदा हुआ पाया गया है। ठीक, ये इसकी विशेषता थी धौलावीरा की। चलिए देखते हैं हम। ये सब चीज़ नोट कर लीजिए, आपके लिए ज़रूरी काम आएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ, पूरी मेहनत करता रहूँ। ठीक, जिससे मुझे और एनर्जी मिलती रहे। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ठीक, अब इसके बारे में जानने के लिए आप कुछ चीज़ें और जान लीजिए। क्या है इसके ऑप्शन? पसंदीदा शहर, माउथ ऑफ द डेट, ठीक, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। अब इसमें समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी, एक नगरीय सभ्यता थी। उसी में ही ये जो है मोहनजोदड़ो जो है एक नगर था, प्रमुख नगर था ये उस सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का ये एक प्रमुख नगर था। ठीक, अब उसके बाद में क्या है, ये जो है इसका मतलब होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक, इसी को ही इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है, ऑप्शन में दे दिया है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के वीडियो में आया था, 2018 के वीडियो में यूपी SSS के एग्ज़ाम में। ठीक, उसको इंग्लिश में देके इन्होंने माउंट ऑफ डेट लिख दिया है। ठीक, मृतकों का टीला। अब यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो में आप जान लीजिए कि एक बार बहुत चीज़ें ये भी पूछी जाती हैं, इसकी विशेषताएं। यहाँ पे जो है महान स्नानागार मिला था, नागार मिला था। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो थी, लंबाई 7.01 मीटर, चौड़ाई जो थी वो 11.88 मीटर, और ऊंचाई जो थी मतलब गहराई जो है 2.43 मीटर थी। ठीक, अब इसमें क्या होता, ये जो स्नानागार बना हुआ था ये समझ लीजिए ईंट और प्लास्टर से बना हुआ था। ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल इसमें किया गया था उस ज़माने में भी। ठीक, जो कि पानी का रिसाव को रोकने के लिए, ठीक, पानी का रिसाव रोकने के लिए। ठीक, प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल भी लगाया गया था। ये सब विशेषताएं हैं जो कि आपसे क्वेश्चनों में पूछी जाती हैं। चारकोल लगाया गया था और इसके स्नानागार के दोनों तरफ सीढ़ियाँ थीं उसमें जाने के लिए। ठीक, सीढ़ियाँ पाई गई हैं। ठीक, और पानी जो है वो कुएं से निकाला जाता था। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पूछी जाती हैं। इनको ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक ना। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को ये बड़े पैमाने पर पालते थे। इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए ये वीडियो में आया हुआ था, क्वेश्चन 2018 में, वीडियो के एग्ज़ाम में 2018 में आया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले कपास मतलब का उत्पादन करते थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से वो उत्पादन करते थे। वो जो हैं सिंधु सभ्यता में जो हैं अवशेष पाए गए हैं गेहूँ, जौ, दालें, ठीक, मटर और धान और तिल और सरसों। ठीक, ये सरसों, इन चीज़ों को वो उगाते थे। अब इनमें कहीं पे भी हमें मिल रहा है कपास? नहीं मिल रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक, अगला ये देखते हैं सी। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, पाकिस्तान के ये इलाके और गुजरात, राजस्थान, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कहाँ कहाँ मिलता है इनके अवशेष। सिंध, पंजाब, सिंध, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ठीक, और पंजाब के प्रांतों में। ठीक, तो इसमें कहीं से भी आपको मिला? पश्चिम बंगाल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब इसके बाद में वहाँ पे और किन के अवशेष मिले हुए हैं, इसमें देखते हैं। ये भी गलत है। कैसे गलत है? इसमें कुत्ते, बिल्लियों तथा घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। अब ये क्यों गलत है, इसको देखना है। इसमें क्या है, पता होना चाहिए कि क्या क्या पालते थे। ठीक, तो वो जो है वहाँ पे अवशेष मिले हैं गाय, भैंस, ठीक, और भेड़ और बकरियाँ। ठीक, वहाँ पे इनके अवशेष मिले हैं, हमें वहाँ पर बिल्लियों के अवशेष नहीं मिले हैं। तो यानी कि वो जो है
इसके इनमें से ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि ये भी क्वेश्चन ये भी गलत हो गया। और वहाँ पे हमें जो वहाँ पे बक्से में अनाज लकड़ी के भंडारित किया हुआ मिला है, ठीक। तो जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑप्शन सत्य है और बाकी इसके ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं, ठीक। ये जो है इसमें सुरकोटदा में है। ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात के कच्छ ज़िले में, ठीक। कच्छ ज़िले में ये स्थित है। और यहाँ पर क्या है, घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह यहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं यहाँ पे, ठीक। ये चीज़ हो गई। इसमें चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए ये 5वां क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेई के एग्ज़ाम में 2015 में आया हुआ था, ठीक। UP SSC के द्वारा जो कराया गया। अब इसमें देखिए पूछा क्या गया है, मैंने इसको काट दिया, ठीक, वो नहीं करना था। ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं। कालीबंगन, रोपड़, इसको कालीबंगा भी कहा जाता है, ठीक। कालीबंगा कहीं लिखा मिलेगा आपको। लोथल और पाटलिपुत्र, इन चारों में से आपको बताना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया गया, या फिर मतलब आपके बारे में आपको हम इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा बता देते हैं, ठीक। मेन जो हैं ये जो हैं हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं और पाटलिपुत्र जो है नहीं संबंधित है। ये है इसका आंसर सही, ठीक। अब जान लेते हैं कुछ बातें इसके साथ में। लोथल समझ लीजिए, जो है लोथल से आपको मिला है क्या? समाधि मिली। समाधि, पत्तन, मतलब यहाँ पे पत्तन क्या होता है, जहाँ पे जहाज़ जो है पानी के आके रुकते हैं, ठीक। आपने देखा होगा वो है, ठीक। उसके बाद में ये नदी के किनारे था, ठीक। उसके बाद में घोड़े का अवशेष मिला है यहाँ से। धान की भूसी मिली है। ये पूछी जाती हैं चीज़ें कि यहाँ से क्या मिला है, ये बहुत बार पूछा जाता है। धान की भूसी, हमें तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार मिला है, अपने एग्ज़ाम इतने दिए हैं उनमें से ये क्वेश्चन बहुत बार मिला है। जेई वाला एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया था, उसमें ये क्वेश्चन मुझे मिला था, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या है। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं क्या मिली हैं हमें? रोपड़ से हमें जो मिली हैं वस्तुएं वो मिली हैं तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक। मानव कंकाल के साथ में यहाँ पे कुत्ता मिला है, काल के साथ में कुत्ता, ठीक। और उसके बाद में यहाँ जुते हुए खेत मिले हैं, अग्निकुंड मिला है। ये सब चीज़ लिख लीजिए याद करके आप, ठीक। और उसके बाद में जो है क्या बचता है हमारा? पाटलिपुत्र से जो है हमें यहाँ पे क्या हुआ था, आपने शायद पढ़ा हो कहीं पे, यहाँ पे तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, ठीक। जिसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र थे, तिस्त थे। ये जो हैं सम्राट अशोक से, शासक अशोक से संबंधित थे उस टाइम पे, ठीक। तो ये चीज़ें इसके बारे में हो गई, हमें पता चल गई, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का। यह जो है हमारा 2016 के एग्ज़ाम में आया था, कन्या पर्यवेक्षक में, ठीक। अब ये क्या है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चे का विवाह किया जाता है। आपने अपने सिलेबस में देखा होगा कि वैदिक संस्कृति नाम से दे रखा है चैप्टर, ठीक। उसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आप समझ लीजिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने वेद हैं। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक। ये हमारे 4 वेद के नाम हो गए, यजुर्वेद, ठीक, और अथर्ववेद। अब उसके बाद में सबसे पुराना जो है हमारा अथर्ववेद है, ठीक ना। अथर्ववेद जो है हमारा सबसे पुराना है। अब उसमें जो है अब यहाँ पे आती है इसकी बात उपनयन समारोह की बात। यह जो है पुरानी हमारी वैदिक संस्कृति में यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसको सुना भी होगा शायद आपने, यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक। उस टाइम पे जब इसको बोलते थे शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे। इसके उपरांत जो है शिष्य जो है वो शिक्षा ग्रहण करता था। शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर
आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक, जो इस टाइम पे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते थे बालक, उनको क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। ठीक, और पहले तो है ये अनिवार्य नहीं था कि ऐसा इस सबको करना है, लेकिन इस टाइम पे जो है हम ब्राह्मणों में ये विवाह से पूर्ण किया जाने लग गया है। ठीक, लगभग ज़्यादातर में, हर हमेशा नहीं। ठीक, अब इसको क्या है, इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा है हमारा। बच्चों को औपचारिक नाम दिया जाता है, नहीं। बच्चों को सूर्य चंद्रमा, नहीं। बच्चे को विवाह किया जाता है, नहीं। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, सही। ठीक, चलिए अब देखें अगला। इन सब चीज़ों को याद करते रहिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें और मेरे भी एनर्जी बढ़ती रहे। ठीक, चलिए देखें, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गृत है। ठीक, यह जो है 2016 में एग्ज़ाम में आया था, गन्ना पर्यवेक्षक में। ठीक, यह क्वेश्चन। अब इसमें जो है सब ऑप्शन है सप्तम ब्राह्मण, ईशोपनिषद से, महाभारत से, मुंडकोपनिषद से। ठीक, इसको जो है इस तरह से भी आपको लिखा मिलेगा, मुंडकोपनिषद। ठीक, इस तरह से भी। अब इसको पूछा गया, यही इसको आंसर है, सही। अब जानते हैं ये सत्यमेव जयते जो है ये उपनिषद इससे आया हुआ है। ठीक, यह इस वाले इसमें जो है इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है टूटी नाव से की गई है, ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन है। ठीक, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक, अब इसके बाद अथर्ववेद से संबंधित है ये उपनिषद, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक, अब इसके बाद में सत्यमेव जयते के बारे में आपने सुना होगा। यह क्या है, हमारा जो है आदर्श वाक्य है भारत का आदर्श वाक्य। फिर उसके बाद में जो है ये कहाँ पे है, मिला हमें ये वाराणसी के सारनाथ के में जो है अशोक स्तंभ का नाम सुना होगा आपने, उस पे जो है यह अंकित है। ठीक, छपा हुआ है। ठीक ना, चलिए देखें अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम 2015 में आया था। ठीक जी, अब इसमें पूछा गया वेदों के गद्य प्रकरण का क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, ये पूरा लिखा नहीं है, गलत है। ठीक, अरण्य और उपनिषद। ठीक, इनमें से चार क्या कहलाते हैं? अब सबका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। ठीक, संहिता का मतलब होता है मंत्र भाग वेदों का। ठीक, अब उसके बाद में ब्राह्मण जो है वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना। ठीक ना, ये हो गया। अब अरण्य किसको कहते हैं? ये है क्या, कर्मकांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना। उसके बाद में पूछा जाएगा, उपनिषद की बारी आएगी। उपनिषद क्या होता है? परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध की बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन इसमें किया गया है उपनिषद में। ठीक, समझ गए? इसको आप फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, आपको सुन लीजिए। परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन इस उपनिषदों में किया गया है। ठीक, अब इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण जो है गद्य भाग को गद्य प्रकरण कहलाते हैं। ठीक, वेदों के। चलिए अब देखें हम अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 9वां क्वेश्चन हमारा जो है वो है, ये जो 2015 में आया था स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, स्टेनो। अब इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद। इसमें जो है उपनिषद के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि क्या है, परमेश्वर, परमात्मा ब्रह्म। ठीक, और आत्मा के स्वभाव ब्रह्म। ठीक, और आत्मा के स्वभाव
का संबंध जो है इसमें बताया गया है, ज्ञान की बातें इसमें की गई हैं। ये समझ लीजिए कि ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है इन सब चीज़ों का इसमें। तो क्या हुआ, यही तो ज्ञान पे बल दे रहा है, यानी कि ठीक दुनिया में जो है ये जान लीजिए कि बहुत सारे दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा गया है कि उपनिषद को सबसे अच्छा दुनिया का, ठीक इनको उन्होंने इसको सबसे अच्छा दुनिया का ज्ञान कोश कहा हुआ है। ठीक, और ये क्या है, संस्कृत में है। तो फिर इसका जो है अनुवाद दारासिकोह ने 17वीं सदी में किया था। ठीक, और इस फ़ारसी भाषा में। ठीक, और इसका अनुवाद जो का नाम जो उन्होंने रखा था वो सिरे अकबर रखा हुआ था। ठीक ना, ये चीज़ है, ये भी याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई और चीज़ के लिए भी वीडियो चाहते हैं आप, तो इसको भी कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा अगर उस पर भी मैं बता सकूँ तो ज़रूर आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये। में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? कुछ बातें हम ऋग्वेद के बारे में जान लें। सबसे पहले तो ऋग्वेद जो है लगभग 3500 साल पुराना है। ठीक, साल पुराना है ये। और उसके बाद में इसमें क्या है, स्तुति होती है विभिन्न देवी देवताओं की, जिसमें से महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक, ये महत्वपूर्ण देवता हैं। उसके बाद में सोम क्या है, सोम जो है एक पौधा होता है जिससे पेय बनाया जाता है, इसमें जो है ये सब। ठीक, और उसके बाद में आप जान लीजिए कि ऋग्वेद जो है का उच्चारण किया जाता था पुराने ज़माने में, ना कि उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि इसको पढ़ा जाता था। ये चीज़ भी पूछी जा चुकी है एक एग्ज़ाम में। ठीक, और ऋग्वेद में जो है सब सूक्त जो दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो सूक्त सब वार्तालाप में है। किसके बीच में वार्तालाप हो रही है? विश्वामित्र नामक ऋषि और 2 देवियों के रूप में पूजित जो हैं नदियाँ, कौन सी नदी? व्यास नदी और सतलज नदी, इनके बीच में वार्तालाप है इसमें। ठीक, अब इसके बाद में आती है इनकी क्वेश्चन की बात, इसमें कौन से देवता की सर्वाधिक महत्ता है? तो इसमें जो है सर्वाधिक महत्ता इंद्र की है। इंद्र की सर्वाधिक महत्ता है। इनके लिए जो है टोटल 250 सूक्त हैं इनके लिए। ठीक, इसके बाद में जो है अग्नि के लिए हैं कितने? 250 ऋचाएँ और सूक्त। ठीक, बस ये चीज़ें भी याद रखिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। आपके लिए मैं इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इससे जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको भी फ़ायदा हो, उनका भी लाभ हो इससे, और वो भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें आपके साथ में। ठीक, धन्यवाद।